नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना के मार्क्स की जो प्रक्रिया थी उसके विभिन्न चरणों में उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विभिन्न सिद्धांतों की कड़ी में सबसे पहला सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद यह दो शब्दों से मिला हुआ एक टर्म है, एक पारिभाषिक शब्दावली है जो कि मार्क्स के द्वारा गढ़ी गई है। आइए अब हम अलग से देखने का प्रयास करते हैं कि द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या है, द्वंद्वात्मक किसे कहते हैं। तो एंगेल्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ बताते हुए ये कहा है कि द्वंद्वात्मक मानव स्वभाव तथा चिंतन के विकास और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। एंगेल्स ने द्वंद्वात्मक को बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही पूर्णता के साथ परिभाषित करने का प्रयास किया कि द्वंद्वात्मकता वो है जिसके द्वारा मानव समाज यानी कि मनुष्य के सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ है तथा साथ ही चिंतन का भी विकास, मनुष्य की केवल सभ्यता का विकास नहीं वरन मनुष्य की सोचने की प्रक्रिया का भी जो विकास है, यानी कि इस जगत में जो भी परिवर्तन नजर आता है परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही विकास होगा। तो जो भी परिवर्तन है और परिवर्तन का दूसरा नाम है गति। तो एंगेल्स ये कहता है कि मानव स्वभाव और चिंतन के विकास तथा गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। यहाँ पर यह जो विज्ञान शब्द है, इस विज्ञान शब्द जो है ये मार्क्स और एंगेल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार द्वंद्वात्मकता कोई सामान्य आकस्मिक पैदा हुई ऐसी वस्तु नहीं है वरन यह प्रकृति के शाश्वत नियम का एक मुख्य भाग है और जो प्रकृति के शाश्वत नियम हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए द्वंद्वात्मकता भी एक विज्ञान है। दूसरी बात, द्वंद्वात्मकता का प्रारंभ दर्शन के अंतर्गत कहाँ से होता है। तो द्वंद्वात्मकता जो है या द्वंद्ववाद जो है, जिसे कि अंग्रेजी में डायलैक्टिसिज्म कहते हैं, डायलैक्टिक कहते हैं, यह हीगल का मौलिक विचार है। हीगल जो कि एक जर्मन दार्शनिक था और हीगल के विभिन्न विचारों को हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में जाना है। हीगल ने सबसे पहले अपने राजनीतिक दर्शन में द्वंद्वात्मकता को परिभाषित किया था। हीगल ने ये सबसे पहले बताया कि मानव का जो इतिहास है वो किसी राजा की आकस्मिक शक्ति या जीत का परिणाम नहीं है, या मानव का जो विकास है वो मनुष्यों के द्वारा आकस्मिक की गई क्रांतियों का परिणाम नहीं है, या धर्मों के उत्थान और पतन के कारण मानव का विकास नहीं है। यानी कि हीगल ने सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया कि इस पृथ्वी के प्रारंभ से लेकर के आज तक जो भी प्रकृति का विकास हुआ है और जो भी मानव जाति ने अपनी सभ्यता का विकास किया है उसका मूल कारण, उसके मूल में द्वंद्ववाद है, द्वंद्वात्मकता है। और यह द्वंद्वात्मकता मनुष्य की बनाई हुई नहीं है वरन यह तो प्रकृति के भीतर ही विद्यमान है। प्रकृति का एक शाश्वत नियम है द्वंद्वात्मकता। किंतु हीगल ने ये जो द्वंद्वात्मकता की बात कही थी वह विचार जगत के संदर्भ में कही थी। अर्थात संक्षेप में मैं उस पुराने वीडियो की बात को ही दोहराना यहाँ पर उचित समझती हूँ।
आपके दोबारा आपको याद आ जाए उस दृष्टिकोण से कि हीगल ने ये कहा था कि जो इस सृष्टि को चलाने वाली जो परम सत्ता है, जिसे उसने विश्वात्मा का नाम दिया, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम भगवान कह सकते हैं, वो जो परम सत्ता है उसने चाहा कि मैं प्रकट होऊं और उसके अपने विचारों के प्रकटीकरण का ही जो इतिहास है वो सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है। अर्थात सरल शब्दों में हीगल ये कहता है कि द्वंद्वात्मकता विचार जगत में पहले प्रकट होती है। जब विचारों में द्वंद्व उत्पन्न होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो विकास होता है वैसा ही विकास पदार्थ जगत में हमें नजर आता है। और विचार किसका? विचार परमात्मा का। यानी कि परमात्मा जो सोच रहा है वैसा वैसा वो कर रहा है, और वो जिस तरह से कर रहा है वो द्वंद्वात्मकता के नियम से कर रहा है। तो द्वंद्ववाद का जो विचार है पहले पहल हीगल ने बताया था, और वहीं से आगे के दार्शनिकों ने और विचारकों ने उसे ग्रहण किया। द्वंद्वात्मकता की जो दूसरी मुख्य बात है वो ये है कि द्वंद्ववाद प्रकृति और जीवन के विकास की प्रक्रिया का नाम है। प्रकृति का आज तक का जो विकास है, यानी कि कैसे पृथ्वी बनी होगी, कैसे विभिन्न महासागरों का निर्माण हुआ होगा, कैसे ये वनस्पति जगत का निर्माण हुआ, कैसे विभिन्न जीवों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से मनुष्य का निर्माण हुआ, और मनुष्य के जीवन की ये जो संपूर्ण यात्रा है, यह जो जीवन का विकास इस धरती पर हुआ है, यह द्वंद्वात्मक पद्धति से ही हुआ है। इसलिए द्वंद्वात्मकता का जो मूल परिणाम है वो विकास है। यानी कि द्वंद्ववाद को मानने वाले विचारक ये कहते हैं कि द्वंद्ववाद के अंतर्गत विकास होता है। द्वंद्ववादी जो प्रक्रिया है वो नीचे से या पीछे से आगे की ओर बढ़ती है। यद्यपि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में बीच बीच में थोड़ा पीछे हटना पड़ सकता है, किंतु उसका परिणाम हमेशा ही पहले से अधिक अच्छा होता है। इसलिए यह एक विकास की प्रक्रिया है। तीसरा, द्वंद्वात्मकता आत्मविरोध के कारण होती है। अब इसको समझते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि प्रकृति में सर्वत्र द्वंद्वात्मकता विद्यमान है, तो मार्क्स और जो एंगेल्स हैं वो ये कहते हैं कि द्वंद्वात्मकता का, या हीगल ने भी यही बात कही कि द्वंद्वात्मकता मूलतः आत्मविरोध के कारण होती है। आत्मविरोध का अर्थ क्या है कि कोई एक विचार, हीगल की बात करें तो विचार और मार्क्स की बात करें तो पदार्थ, यानी कि कोई भी एक पदार्थ है, उस पदार्थ के भीतर ही एक आत्मविरोध उत्पन्न होता है। यानी कि पदार्थ के भीतर ही दो प्रकार की शक्तियां हैं जो एक दूसरे से संघर्ष करती हैं। सरल शब्दों में हम ऐसे समझें, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य, मैं यदि सोचती हूं तो मेरे सोचते समय एक विचार मेरे सामने आता है और तुरंत ही उसका दूसरा विरोधी विचार मेरे सामने आएगा। इन विचार का ये जो विरोधी विचार है, इस विरोधी विचार के परिणाम स्वरूप क्या होगा, पहले मेरे मन में जो विचार आया था वो समाप्त हो जाएगा, और इस विरोधी विचार के परिप्रेक्ष्य में मैं दोबारा चिंतन करूंगी और मेरा जो तीसरा विचार आएगा वो इन दोनों विचारों की अपेक्षा अधिक अच्छा होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि द्वंद्वात्मकता कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है
कि किसी एक वस्तु में हमने बाहर से कोई एक वस्तु डाल दी और द्वंद्वात्मकता पैदा होगी, ऐसी बात नहीं है। द्वंद्वात्मकता तो प्रत्येक जो कोई भी सत्ता है, उस सत्ता के भीतर ही द्वंद्वात्मकता विद्यमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वंद्वात्मकता की जो प्रक्रिया है वो उसके 3 महत्वपूर्ण चरण हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद का अर्थ है मूल स्थिति, प्रतिवाद का अर्थ है उस मूल स्थिति का विरोध, और संवाद का अर्थ है उस मूल स्थिति का जिसने विरोध किया है उसका भी विरोध और उसके परिणाम स्वरूप से एक नई मूल स्थिति का जन्म। इस तरह से संवाद जो है वो कालांतर में कुछ समय बाद स्वयं वाद बन जाता है, एक नई मूल स्थिति जन्म लेती है और इसका फिर एक विरोध होता है। इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद और संवाद की एक अंतहीन कड़ी, एक अंतहीन प्रक्रिया इस प्रकृति में सर्वत्र चल रही है और हर बार हम आगे की ओर या विकास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है भौतिकवाद। द्वंद्वात्मकता को हमने देखा कि एक आंतरिक संघर्ष के कारण, एक आंतरिक विरोध के कारण विकास होता है। यहाँ जो भौतिकवाद शब्द है वो हीगल का दिया हुआ शब्द नहीं है, ये पहली बात है। द्वंद्वात्मकता का विचार हीगल ने दिया, किंतु भौतिकवाद का जो विचार है वो फायरबाख का मूल विचार है। फायरबाख मार्क्स के समकालीन ही किंतु मार्क्स से पहले के एक जर्मन दार्शनिक हुए और उन्होंने हीगल के इस विचार का विरोध किया कि द्वंद्वात्मकता मूलतः विचार जगत में घटित होती है। फायरबाख ने कहा नहीं, द्वंद्वात्मकता विचार जगत में घटित नहीं होती, या उन्होंने द्वंद्वात्मकता की बात उन्होंने यही कहा कि जो सत्य है वो सत्य विचार नहीं है वरन पदार्थ है। हीगल ने कहा कि सत्य विचार है और पदार्थ उसका प्रतिबिंब मात्र है। फायरबाख ने उसका उल्टा कहा कि सत्य विचार नहीं है वरन जो कुछ भी हम देख पाते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि इंद्रियों से ही हम उसका सत्यापन भी करते हैं। इंद्रियों से ही जो चीज मैंने देखी वो चीज सब देख सकते हैं, इसलिए वही सत्य है। किंतु मेरा विचार सबका विचार हो यह ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए फायरबाख ने भौतिकवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उनसे यह विचार जुड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मकता के विचार को ग्रहण किया और फायरबाख के भौतिकवाद के विचार को ग्रहण करते हुए उन्होंने एक नई परिभाषा बना दी, एक नई पारिभाषिक शब्दावली बना दी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। तो भौतिकवाद का जो नाम है उसी से पता चलता है कि जो वास्तविक सत्ता है वो विचार की नहीं होती वरन पदार्थ की ही होती है, और विचार तो पदार्थ का प्रतिबिंब मात्र होता है और इसी पदार्थ में अंतर्निहित विरोध के कारण विकास होता है। तो इस तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत मार्क्स और एंगेल्स बताते हैं कि विश्व का जो आधार है वो भौतिक तत्व या पदार्थ है। यह महत्वपूर्ण पहली बात। दूसरा, वह पदार्थ अपने आंतरिक संघर्ष के कारण स्वतः विकसित होता है और पिछले रूपों से अधिक श्रेष्ठ रूप ग्रहण करते हुए अनेक प्रकार के रूप धारण करता जाता है। यह जो विकास है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद की इस त्रयी से संचालित होता है और मार्क्स ये कहता है कि यह इतिहास का अटल नियम है, यानी कि इस नियम को कोई भी व्यक्ति, इस धरती पर कोई भी सत्ता चैलेंज नहीं कर सकती।
मार्क्स कहता है कि यह एकमात्र नियम है इस धरती पर, इस सत्ता पर विकास का, वाद प्रतिवाद और संवाद। इस तरह से जो भी विकास धरती के प्रारंभ से लेकर के आज तक का, जो चाहे हम कहें कि करोड़ों सालों का जो इतिहास है, उस इतिहास के मूल में यही भौतिक नियम है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और इसलिए इस भौतिक जगत में जो भी घटनाएं और वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं। और क्योंकि यह भौतिक जीवन ही वाद प्रतिवाद और संवाद के कारण बदलता है, और इसी के अनुरूप ही सामाजिक जीवन में भी बदलाव आते हैं। जैसे भौतिक जीवन बदला, उसी का प्रतिबिंब, उसी की तरह मनुष्य अपने समाज का भी निर्माण करता है। और हमारे अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह अंतिम बिंदु है, जिसमें मार्क्स ये कहता है कि भौतिक परिस्थितियों का जो तात्पर्य है वो आर्थिक तत्व और संबंधों से है। अब मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था के लिए प्रकृति के पदार्थ से उत्पादन करता है। पदार्थ से, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, जो कच्चा माल है, वो मनुष्य प्रकृति से लेता है, और इस कच्चे माल का वह परिष्कार करता है, परिशोधन करता है, उससे उत्पादन करता है और एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। तो जब इस भौतिक तत्व की, इस पदार्थ की जब मनुष्य के संदर्भ में हम बात करेंगे, मनुष्य जिस तरह से उसका उपयोग करता है तब बात करेंगे, तब वो आर्थिक संबंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसीलिए, क्योंकि अब मार्क्स का जो पूरा चिंतन है वो मनुष्य के संदर्भ में ही तो है, और इसलिए मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो मूलतः भौतिक परिस्थितियां से संबंध से, अर्थ जो मार्क्स का है वो आर्थिक संबंधों से है। अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की भूमिका में मार्क्स लिखते हैं, और ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने समझाने के लिए इसको लिया है कि अपने सामाजिक जीवन में मनुष्य निश्चित उत्पादन के संबंधों में बंटते हैं जो अपरिहार्य और उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के यह संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादन संबंधों का कुल योग ही समाज का आर्थिक ढांचा है, वह असली आधार है जिस पर कानून और राजनीतिक ढांचा खड़ा हो जाता है, और जिसके अनुरूप ही सामाजिक चेतना के निश्चित स्वरूप उत्पन्न होते हैं। भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्य की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, वरन उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अब इस पैराग्राफ में मार्क्स ने यह बताया है कि प्रकृति से प्राप्त पदार्थ को उपयोग में लेकर के मनुष्य जब उत्पादन करता है, तो उस उत्पादन का जो स्वरूप होता है, जैसे मनुष्य यदि मशीन से उत्पादन करेगा तो विभिन्न मनुष्यों के आपसी संबंध अलग तरह से बनेंगे, और जब मनुष्य हाथ से उत्पादन करेगा तो वो अलग प्रकार के संबंध बनेंगे। अब यदि वो बैलगाड़ी से बैल चला करके उत्पादन करेगा तो अलग प्रकार के संबंध बनेंगे। तो जो उत्पादन का तरीका है, जो स्वरूप है, जैसे उत्पादन की शक्तियां हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक संबंध बनते हैं। इसलिए आर्थिक संबंध समाज का आधार है, समाज का वो ढांचा है, समाज की एक प्रकार की नींव है जिस पर बाकी सारे संबंध जो हैं वो खड़े रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो। मनुष्य के जितने भी आयाम हैं उन सब का आधार आर्थिक संबंध ही है, और आर्थिक संबंधों का जो आधार है वो उत्पादन के संबंध है,
और उत्पादन का जो संबंध है वो सीधा सीधा मनुष्य के प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल है, जो पदार्थ है, उससे है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि यह जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ताकि हम इसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। पहली विशेषता, आंगिक एकता, अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में किसे जो विकास होता है उससे एक प्रकार की आंगिक एकता उसमें विद्यमान होती है, यानी कि सभी पिछला चरण अगले चरण से जुड़ा हुआ होता है और अगला जो चरण है वो उससे अगले चरण से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दूसरे से जो बिल्कुल पृथक हो, यानी कि आइसोलेशन में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं। जो बात हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वही यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ है। दूसरा, गतिशीलता। द्वंद्वात्मकता का अर्थ ही ये है, वाद से प्रतिवाद, प्रतिवाद से संवाद, संवाद के बाद फिर एक नया वाद। गति द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मूल में है और गति के कारण ही विकास होता है। परिवर्तनशीलता, जहां गति होती है वहां परिवर्तन भी होगा। जो पिछला स्वरूप है वो आगे आने वाले समय में वैसा स्वरूप रह ही नहीं सकता, उसमें कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होगा और यह परिवर्तन जो है वो आगे की ओर ले जाता है। परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ये परिवर्तन होते हैं एक तो मात्रात्मक दृष्टि से, यानी कि 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, एक मात्रा की दृष्टि से परिवर्तन होता है। और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य है पदार्थ का मूल स्वरूप ही बदल जाना। पदार्थ की यानी कि परिवर्तन का एक बिंदु ऐसा आता है जब पिछले पदार्थ की का जो स्वरूप था वो बिल्कुल बदल जाता है और एक नया स्वरूप पदार्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे कि पानी को, एक ठंडे पानी को, आइस बर्फ को हमने उबलने के लिए गैस पर रखा, बर्फ पिघलती है और उबलती है तो पानी गर्म होता है, फिर पानी में उबाल आने लगता है और उबलते उबलते एक एक बिंदु ऐसा आता है कि वो भाप बन करके उड़ जाता है। यह गुणात्मक परिवर्तन है। भाप बन करके जिस क्षण पानी उड़ा वो एक क्षण था, किंतु उसके पीछे बहुत बड़ा मात्रात्मक परिवर्तनों का एक विकास था। तो मार्क्स ये कहता है कि मात्रात्मक परिवर्तन या जिसे परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं, उन परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तनों के क्रम में एक बिंदु ऐसा आता है जब हमें लगता है कि अचानक से वस्तु के मूल स्वरूप में ही परिवर्तन हो गया, और जिससे हम मूल स्वरूप में परिवर्तन को कहते हैं वास्तव में वह गुणात्मक परिवर्तन होता है और यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है। और इस क्रांतिकारी प्रक्रिया यानी कि यह जो गुणात्मक परिवर्तन है, इसको यदि मनुष्य चाहे तो समय से कुछ पहले भी या समय के कुछ बाद भी अपनी इंटरफेरेंस के साथ ला सकता है। और अंतिम विशेषता है नकारात्मक सकारात्मक संघर्ष। मनुष्य या पदार्थ के भीतर जो एक आंतरिक संघर्ष चलता है उसका स्वरूप नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक है। कभी नकारात्मक शक्तियों की विजय होती है, कभी सकारात्मक शक्तियों की विजय होती है और इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। द्वंद्वात्मक विकास के कुछ नियम होते हैं और मार्क्स जो है वो 3 प्रकार के नियमों की बात करता है। पहला, विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम, द लॉ ऑफ यूनिटी एंड इंटरपेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स। इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम चुंबक को लें, चुंबक की एक जो छड़ी होती है, चुंबक के बारे में हम सब जानते हैं कि एक उत्तरी ध्रुव होता है चुंबक में और एक दक्षिणी ध्रुव होता है।
और जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक चुंबक में है, ऐसा ही एक चुंबक का दूसरा टुकड़ा भी लेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं, और यानी कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे से चिपकते हैं, और जो एक जैसे ध्रुव हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। यदि हम उत्तरी उत्तरी ध्रुव को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, किंतु उत्तरी को दक्षिणी से मिलाना पड़ेगा तो उनमें एक जोड़ पैदा होगा। अब हम ये बात देखें कि ये हमने चुंबक के दो टुकड़ों के साथ की। अब यदि हम चुंबक के एक टुकड़े को लें और उस टुकड़े को यदि बीच में से तोड़ दें तो क्या होगा? तब उसी चुंबक में जब पहले एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव था, अब चुंबक के टुकड़े के कारण चुंबक के दो टुकड़े हो गए और उनमें हरेक में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव बन चुका है। यानी कि कितना भी पदार्थ को तोड़ा जाए या कितना ही पदार्थ को जोड़ा जाए, पदार्थ के भीतर एक निश्चित आंतरिक एकता विद्यमान रहती है, जो विपरीतों को यानी कि जो दो भिन्न प्रकार की प्रकृति जो होगी वो एक दूसरे के निकट आती है। और यही जो है इंटरपेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स, यानी कि जो विपरीत हैं जो एक दूसरे के साथ तेजी से जुड़ते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक साथ जुड़ते हैं, यह है लॉ ऑफ यूनिटी। दूसरा है परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज। पिछली बार अभी जैसे मैंने अभी बताया विशेषताओं के समय कि जिन्हें हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं, वास्तव में वे मात्रात्मक परिवर्तनों के क्रम में ही एक निश्चित बिंदु पर आने वाला परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें कि एक बच्चा पढ़ाई करता है और वो पिछले 2 वर्षों से निरंतर अनथक पढ़ाई कर रहा है, वो 2 वर्ष से एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करता है, और पढ़ाई जब वो करता है उन 2 वर्षों में सबके लिए वह एक सामान्य बालक है, एक सामान्य बच्चा है, किंतु उस पढ़ाई के परिणाम स्वरूप वो परीक्षा देता है, वो एक सामान्य बालक रहता है, किंतु उस परीक्षा के परिणाम स्वरूप जब उसका रिजल्ट आता है और जब वो परीक्षा में टॉप करता है और टॉप करने के परिणाम स्वरूप उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगती है, या मान लिया कि उसने आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस बन गया, एक झटके में रिजल्ट आते ही उसका आईएएस बनना, यह एक गुणात्मक परिवर्तन हो गया उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, उसके समूचे इतिहास एक तरफ और एक झटके में रिजल्ट आने के बाद उसका आईएएस बनना एक तरफ। किंतु आईएएस क्या वो अचानक किसी चमत्कार से बना है? नहीं, पिछले 2 साल से वो जो लगातार 10-10 घंटे की मेहनत कर रहा था, उसी मेहनत का परिणाम है कि एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया और एक झटके से एक परिवर्तन आया और सब कुछ बदल गया। ऐसा ही पदार्थ में होता है कि पिछले लंबे समय से धीरे 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 मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप उन्हीं का ही एक सामूहिक जो स्वरूप है वो गुणात्मक परिवर्तन के रूप में उभरता है। और तीसरा है द लॉ ऑफ नेगेशन, यानी कि उस वाद का विरोध होता है तब प्रतिवाद उत्पन्न होता है, किंतु उस प्रतिवाद का फिर विरोध होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार विरोध हो गया और वो समाप्त हो गया विरोध, वाद का प्रतिवाद, विरोध का फिर विरोध, उस विरोध का फिर विरोध, इसी प्रकार से
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की समीक्षा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विचारकों ने अनेक आधार पर आलोचना की है। उनका ये कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में केवल संघर्ष को ही विकास का मूल माना गया है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। प्रकृति के विकास में संघर्ष और सहयोग, इन दोनों ही तत्वों का बराबर योगदान है और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन्होंने प्राकृतिक विकास को वर्तमान अवस्था तक लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन तत्वों में मनुष्य की चेतना भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, किंतु द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में इस मानसिक चेतना की उपेक्षा की गई है और इसको वास्तविक माना भी नहीं गया है। भौतिकवाद में केवल पदार्थ को ही सत्य माना गया है और मार्क्स ये कहता है कि जो कुछ भी वास्तविकता है वह पदार्थ में ही है और मनुष्य की जो चेतना है वो केवल पदार्थ का प्रतिबिंब मात्र है। जो मनुष्य को दिखाई देता है उसके चेतना में भी वही बात प्रतिबिंब के रूप में उभरती है। इस तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मानवीय चेतना की उपेक्षा करता है, जिसने कि मानवीय इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसी प्रकार से मार्क्स जो प्रत्येक घटना पर द्वंद्वात्मकता को जबरदस्ती लादता है, यह भी उचित नहीं है। दुनिया में प्रत्येक तत्व का जो विकास है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कारण नहीं हुआ है, वरन उसमें सामान्य सी प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। किंतु मार्क्स प्रत्येक सामान्य प्रक्रिया में भी एक प्रकार के संघर्ष की उपस्थिति को देखता है। वह वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थितियों को बेवजह आरोपित करता है। यह आरोपण भी अनेक बार उचित प्रतीत नहीं होता। एक सामान्य सी प्रकृति में घटने वाली घटना, जिसमें कि बीज का अंकुरण होता है, वह धरती से बाहर निकलता है और एक पौधे के रूप में विकसित होता है। इस घटना में वह द्वंद्वात्मकता देखता है। इसी प्रकार मनुष्य का जो विकास होता है उसमें भी वह द्वंद्वात्मकता देखता है और आज तक जो विभिन्न प्राणियों का जो विकास हुआ है उसमें भी वह द्वंद्वात्मकता देखता है। इस तरह से मार्क्स के द्वारा विकास का एक ही सिद्धांत है और वो है द्वंद्वात्मकता, किंतु ये उचित नहीं है। इसी प्रकार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कार्ल मार्क्स ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनमाना प्रयोग किया था। सेबाइन का ये कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विवेचन में उसके दो लक्ष्य थे। पहला, क्रांतिकारी सर्वहारा दल के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करना तथा दूसरा, इतिहास की जो अब तक के जो विकास की स्थिति है और विकास का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करना। अर्थात सेबाइन का ये मत है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के द्वारा की जाने वाली क्रांति को वैधता प्रदान करने का एक यंत्र प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वह प्रत्येक घटना में संघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। इसलिए पूंजीवाद का अंत भी एक प्रकार के उसके आंतरिक अंतर्विरोध के कारण होगा। पूंजीवाद में स्वयं उसकी मृत्यु के जो बीज हैं वो छिपे हुए हैं। इसलिए संघर्ष की एक आंतरिक विरोध की अवस्था के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का अंत होगा और सर्वहारा दल की विजय होगी। इस प्रकार क्रांति से पहले ही मार्क्स ने एक ऐसा औचित्य का प्रतिमान उपस्थित कर दिया था इस सिद्धांत के माध्यम से, जिसके कारण कि सर्वहारा की क्रांति को उचित ठहराया जा सके। इसी प्रकार से मार्क्स से पहले इतिहास की जो भी व्याख्या की गई थी उसका आधार
आर्थिक नहीं था, वरन राजाओं की निरंकुश शक्ति अथवा धर्म के आधार पर अथवा सामाजिक शक्तियों के आधार पर इतिहास के निर्माण को स्वीकार किया गया था। किंतु द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करके मार्क्स ने पहली बार इतिहास के एक व्यवस्थित सिद्धांत का निर्माण किया और पहले के सिद्धांतों की, सामाजिक सिद्धांत की उसने आलोचना की थी। इस तरह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यद्यपि मार्क्स के मत में एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, किंतु आलोचकों ने इसकी समीक्षा जो की है उसका मुख्य आधार यह है कि मार्क्स ने अपने साम्यवादी क्रांति को संभव बनाने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक आवरण के रूप में प्रस्तुत किया था। धन्यवाद।